आज की हमारी चर्चा एक ऐसी जगह के बारे में है जो सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी, आप कह सकती हैं, चार दीवारी से घिरी प्रासाद, महल, नगरी है। ये वो पावर सेंटर है जहां से बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शहंशाहों ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। हम बात कर रहे हैं आगरा के किले की, जो आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और आज हम इसके इतिहास की परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह सिर्फ एक इमारत क्यों नहीं है, ये एक कहानी है। एक कहानी कि कैसे एक मामूली सा ईंटों का किला पहले लाल पत्थर की एक फौजी ताकत बना और फिर कैसे वो सफेद संगमरमर की एक शायराना जन्नत में तब्दील हो गया। और इस पड़ताल में हम कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों पर भी नजर डालेंगे और हाल में हुई एक बहुत ही दिलचस्प खोज पर भी बात करेंगे, जो इस किले के इतिहास को और भी रहस्यमयी बना देती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये किला हमेशा से मुगलों का तो था नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इतिहास तो बहुत बहुत पुराना है। इसका पहला जिक्र मिलता है 1080 ईस्वी के आसपास, जब महमूद गजनवी की फौजों ने इस पर कब्जा किया था। अच्छा, 1080 में? जी हाँ। तब ये सिकरवार राजपूतों का एक छोटा मिट्टी ईंटों का किला हुआ करता था, जिसका नाम था बादलगढ़। यानी मुगलों के आने से सदियों पहले भी ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। हाँ, और दिल्ली सल्तनत के दौर में इसकी अहमियत और बढ़ गई। सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी मरम्मत करवाई और 1506 में तो आगरा को अपनी राजधानी ही बना लिया। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई पानीपत की पहली लड़ाई। 1526 में जब बाबर ने लोदी को हराया तो ये किला और इसका सारा खजाना मुगलों के हाथ लग गया। और इसी खजाने में वो चीज भी थी जो बाद में दुनिया भर में मशहूर हुई, कोहिनूर। हाँ, कोहिनूर हीरा। जी हाँ, वही कोहिनूर। लेकिन बाबर और हुमायूं के दौर में ये किला उतना अहम नहीं था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब 1558 में अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। और यहीं से इस किले की काया पलट शुरू होती है। अकबर को ये किला किस हालत में मिला था? बहुत ही खस्ता हालत में। उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि ये ईंटों का एक बर्बाद ढेर था। अकबर ने फैसला किया कि इसे सिर्फ मरम्मत नहीं करवाएंगे, बल्कि इसे पूरी तरह से नए सिरे से लाल बलुआ पत्थर से बनवाया जाएगा। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट से आपका क्या मतलब है? मतलब कितना बड़ा था इसका स्केल? अब सोचिए, इस काम को पूरा होने में 8 साल लगे, 1565 से 1573 तक। 8 साल? और इसमें 14.5 लाख से ज्यादा कारीगर और मजदूर लगे थे। ये आज के किसी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसा था। अकबर इसे सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक अभेद्य सैन्य गढ़ बनाना चाहता था, जो मुगल सल्तनत की ताकत का प्रतीक हो। और अबू फजल ने एक और बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि किले के अंदर अकबर ने बंगाली और गुजराती शैली में लगभग 500 इमारतें बनवाई थीं। ये सुनने में बहुत फैसिनेट करता है। बिल्कुल, और ये अकबर के विजन को दिखाता है। मतलब आप कल्पना कीजिए, एक ही कॉम्प्लेक्स में बंगाल की ढलवां छतें और गुजरात के नक्काशीदार झरोखे एक साथ। ये अकबर का वो मेल्टिंग पॉट वाला आइडिया था जो पत्थरों में दिखाई देता है। वो सिर्फ जमीनें नहीं, संस्कृतियों को भी जोड़ रहा था। और उन 500 इमारतों में से आज जो सबसे अहम बची है वो है जहांगीरी महल। हाँ, ये किले का सबसे बड़ा रहने का महल है, जिसे अकबर ने अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर के लिए बनवाया था। इसकी खासियत यही है कि इसमें आपको राजपूत वास्तुकला के ब्रैकेट्स और मध्य एशियाई डिजाइन के पैटर्न दोनों का एक लाजवाब संगम देखने को मिलता है। ये उस दौर की मिली-जुली संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है। तो अकबर का दौर था लाल पत्थर का, ताकत का, सैन्य मजबूती का। लेकिन फिर तस्वीर बदली। एक नए बादशाह आए जिनकी पहचान लाल पत्थर नहीं बल्कि सफेद संगमरमर था। और यहां से कहानी शाहजहां के हाथों में चली जाती है। शाहजहां को खूबसूरती और नफासत से इश्क था। उन्होंने इस फौजी किले को एक शाही जन्नत में बदलने का फैसला किया। उन्होंने अकबर के दौर की कई लाल पत्थर की इमारतों को तोड़वा दिया, क्योंकि उन्हें सफेद संगमरमर की वो चमक चाहिए थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरे किले का कैरेक्टर ही बदल दिया? कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जिनसे ये साफ दिखता हो? बिल्कुल। उन्होंने खास महल बनवाया जो पूरी तरह संगमरमर का है। ये बादशाह का आरामगाह या सोने का कमरा था। फिर उन्होंने 2 बड़े हॉल बनवाए, दीवाने आम और दीवाने खास। अच्छा, दीवाने आम और दीवाने खास में क्या फर्क था? ये अक्सर सुनने में आता है। इसे ऐसे समझिए
कि दीवाने आम एक तरह से बादशाह का पब्लिक कोर्ट था, जहां कोई भी आम आदमी अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। जन सुनवाई होती थी और दीवाने खास उनका प्राइवेट बोर्ड रूम या कह लीजिए वीवीआईपी लॉन्च था, जहां सिर्फ खास मेहमानों, राजदूतों और मंत्रियों से हाई लेवल मीटिंग्स होती थी। और कहते हैं कि दीवाने आम में ही दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन रखा जाता था। जी हाँ, वही सिंहासन जिसे शाहजहां बाद में अपनी नई राजधानी दिल्ली ले गया था। इसके अलावा उन्होंने मस्जिदें भी बनवाई। मोती मस्जिद, जिसे पर्ल मॉस्क भी कहते हैं, क्योंकि ये धूप में एक बड़े मोती की तरह चमकती है। इसकी लागत के बारे में भी कुछ दिलचस्प जानकारी है हमारे स्रोतों में। हाँ, सोचने वाली बात है। उस जमाने में 1,60,000 रुपए, जो आज के हिसाब से करोड़ों नहीं अरबों होंगे, सिर्फ दरबार के लोगों के लिए एक मस्जिद पर खर्च किए गए। ये शाहजहां की शानो शौकत और अपनी आस्था दोनों को एक साथ दिखाने का तरीका था। एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ये। और एक और जगह है जिसका जिक्र हमेशा होता है, शीश महल। कमाल की जगह है वो शाही हमाम यानी नहाने और कपड़े बदलने की जगह थी। उसकी दीवारों और छतों पर कांच के हजारों छोटे छोटे टुकड़े इस तरह जड़े हैं कि अगर आप सिर्फ एक मोमबत्ती भी जला दें तो उसकी रोशनी हजारों बार रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे को जगमगा देती है। मतलब वो उस जमाने का इन्फिनिटी मिरर रूम था। आज के आर्किटेक्ट्स को भी इससे सीखना चाहिए। तो शाहजहां ने इसे सफेद संगमरमर से एक जन्नत जैसा बना दिया, पर उन्हें क्या पता था कि जिस जन्नत को वो इतनी शिद्दत से बना रहे हैं, वो ही एक दिन उनके लिए खूबसूरत पिंजरा बन जाएगी। और यहीं से कहानी में वो दर्दनाक मोड़ आता है। शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटाकर इसी किले में कैद कर दिया। जिंदगी के आखिरी 8 साल 1658 से 1666 तक शाहजहां ने एक कैदी के तौर पर गुजारे। उन्हें मुसम्मन बुर्ज में रखा गया था। ये वही 8 कोनों वाला टावर है जिसे शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था, है ना? बिल्कुल। और विडंबना देखिए, जिस महल को उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए बनवाया था, जहां से यमुना पार बने ताजमहल का सबसे खूबसूरत नजारा दिखता है, उन्हें कैद भी वहीं किया गया। वो अपनी बाकी की जिंदगी वहीं से अपनी बेगम की कब्र ताजमहल को निहारते रहे। कहते हैं कि जब उनकी आंखें कमजोर हो गईं तो वो खास महल की दीवार में लगे एक हीरे में ताजमहल का अक्स देखा करते थे। और उनकी बड़ी बेटी जहां आरा ने अपनी मर्जी से उनके साथ रहकर उनकी सेवा की। ये कहानी के मानवीय पहलू को बहुत शिद्दत से दिखाता है। हाँ, और इसी मुसम्मन बुर्ज से जुड़ी एक बहुत ही हैरान करने वाली खोज हाल ही में हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI को मरम्मत के काम के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बुर्ज की जो असली छत है उसके करीब 1 मीटर ऊपर एक और छत मिली है। एक और छत? हाँ, जो लोहे के गर्डर और पत्थरों से बनी है। 1 मिनट, मतलब मुगल काल की छत के नीचे ब्रिटिश काल की छत? ये तो बिल्कुल इतिहास के अंदर इतिहास मिलने जैसी बात हो गई। ऐसा क्यों किया गया होगा? इसके पीछे क्या लॉजिक था? इन गर्डरों पर मेड इन इंग्लैंड लिखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, शायद वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के समय का। उस दौर में पुरानी इमारतों को बचाने के लिए काफी काम हुआ था। हो सकता है कि मुगल काल की भारी भरकम छत का वजन कम करने के लिए उसे नीचे से लोहे के गर्डरों का सपोर्ट देकर उसके ऊपर एक हल्की नकली छत बना दी गई हो, ताकि असली स्ट्रक्चर बचा रहे। कमाल है, मतलब इतिहास की एक छुपी हुई परत जो इतने सालों से किसी की नजरों में नहीं आई। वैसे इस किले ने एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना देखी है जिसमें औरंगजेब शामिल था। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा दौरे की बात कर रहे हैं। 1666 में औरंगजेब ने उन्हें दीवाने खास में मिलने बुलाया था, लेकिन जब शिवाजी महाराज दरबार में पहुंचे तो उन्हें लगा कि उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, और उन्हें पीछे के दरबारियों की कतार में खड़ा कर दिया गया। इस पर वो नाराज होकर दरबार से चले गए। ये मुगल इतिहास की एक बहुत बड़ी और नाटकीय घटना मानी जाती है। तो इस किले ने ताकत, शान और शौकत, कला, धोखा, कैद और टकराव सब कुछ देखा है। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला, दोनों को ही लाल किला कहते हैं, दोनों मुगलों ने बनवाए। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। होना स्वाभाविक है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहला और बड़ा फर्क है समय का। आगरा का किला ज्यादा पुराना है, इसे मुख्य रूप से अकबर ने 16वीं सदी में बनवाया। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने 17वीं सदी में अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के हिस्से के तौर पर बनवाया। और दोनों के बनने का मकसद भी शायद अलग था। बिल्कुल। आगरा का किला पहले एक सैन्य छावनी के तौर पर बना था, एक फौजी गढ़।
शाहजहां ने बाद में उसे एक आलीशान महल में बदला, जबकि दिल्ली का लाल किला शुरू से ही एक पूरी राजधानी, एक पूरे शहर के केंद्र के तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर महल, दफ्तर, बाजार सब कुछ था। आकार में भी दिल्ली का किला आगरा से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। और राष्ट्रीय महत्व के हिसाब से भी एक बड़ा फर्क है। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस वजह से दिल्ली के लाल किले को एक अलग राष्ट्रीय पहचान मिली है। वो आजाद भारत का एक प्रतीक बन गया है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? जब हम आगरा के किले को देखते हैं तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? हम सिर्फ पत्थर और संगमरमर नहीं देख रहे होते, हम एक सफर देख रहे होते हैं। एक ईंटों के गढ़ से एक फौजी किले में बदलने का सफर, फिर एक भव्य शाही महल बनने का सफर, और आखिर में उसी महल का एक खूबसूरत शाही जेल बन जाने का सफर। ये मुगल सल्तनत का एक जीता जागता दस्तावेज है। अकबर की ताकत और व्यवहारिकता से लेकर शाहजहां की कलात्मकता और शानो शौकत तक, और फिर औरंगजेब के दौर के पारिवारिक संघर्षों तक, सब कुछ इन दीवारों में कैद है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक ही राजवंश की सोच और प्राथमिकताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल गई। लाल पत्थर से सफेद संगमरमर का ये बदलाव सिर्फ आर्किटेक्चर का बदलाव नहीं था, ये पूरी सल्तनत के मिजाज का बदलाव था। और अंत में एक विचार जो हमारे स्रोतों से निकल कर आता है। अबुल फजल ने जिक्र किया था कि अकबर ने करीब 500 इमारतें बनवाई थीं, लेकिन आज उनमें से मुश्किल से 30 ही बची हैं। ज्यादातर को बाद में अंग्रेजों ने अपनी फौज के लिए बैरक बनाने के लिए तोड़ दिया था। और यहीं से वो सवाल उठता है जो सोचने पे मजबूर करता है। समय के साथ नष्ट हो चुकी उन इमारतों में वास्तुकला के कौन से अनमोल नमूने और कहानियां हमेशा के लिए खो गईं? वो इमारतें हमें अकबर के दौर की बंगाली और गुजराती शैलियों के उस अनोखे संगम के बारे में और क्या कुछ बता सकती थीं, जो शायद हमें मुगल भारत की एक बिल्कुल अलग, ज्यादा मिली जुली तस्वीर दिखाती।